नो वन पॉडकास्ट आया। अरे हलका नो वन नहीं, नंबर 1 है वहाँ। नमस्कार मंडळी, वेलकम टू आपला प्रोजेक्ट नो वन पॉडकास्ट, जहाँ पे मेरे मन को जो भाया उसके बारे में मैंने बात किया। लेकिन इस बार मैं 21 मई को रिलीज हुआ फिल्म आर्मी ऑफ द डेड की करूँगा बात। अभी इसके ऊपर मैंने व्लॉग भी बनाया हुआ है। अगर आप लोगों ने व्लॉग नहीं देखा और आप व्लॉग देखना चाहते हो, आपके पास वक्त है व्लॉग देखने के लिए मेरा, तो वो जो आपके सामने आई बटन आ रहा है ना, उसके ऊपर क्लिक करके या फिर एंड स्क्रीन में लिंक आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप मेरा व्लॉग इसके ऊपर का देख सकते हो। लेकिन क्योंकि आपने मेरा पॉडकास्ट पहले ही चालू कर लिया है, तो पहले सुन लो इस मूवी के बारे में, फिर देखना आपका मन करता है कि नहीं व्लॉग देखने के लिए, या फिर क्या मालूम आप मेरा व्लॉग देखकर यहाँ पे ये पॉडकास्ट भी सुनने आए हो। क्या बात है। वेलकम टू अपना पॉडकास्ट वंस अगेन। तो ये फिल्म डायरेक्ट किया है जैक स्नाइडर ने। अगर आप लोगों को जैक स्नाइडर कौन है ये अगर पता नहीं, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है 300 मूवी। या अगर वो भी पता नहीं, वो तो बहुत टाइम हो गया आके, लेकिन अगर वो भी नहीं पता तो जस्टिस लीग जैक स्नाइडर्स कट। अब ये तो आप लोगों ने सुना ही रहेगा, अभी हाल ही में इसका बहुत हवा बनाया था इन लोगों ने। जो फिल्म मैंने अभी तक देखा नहीं, लेकिन जो कुछ भी उसके बारे में सुना ना, इतना कुछ खास नहीं था। आज जब उसके एडिट्स और रिव्यूज़ में देख रहा था यूट्यूब पे, इतना बोरिंग और बंडल बनाया है। सिर्फ स्क्रीन साइज चेंज कर दिया है और एनिमेशन चेंज कर दिया थोड़ा बहुत, दैट्स इट। अब 3 घंटे डालकर वो फिल्म कौन देखेगा जो फिल्म हमने पहले ही देख चुके हैं। अभी जैक स्नाइडर का टोवर्ट का ये सब चक्कर इसलिए आया था क्योंकि वो जब जस्टिस लीग डायरेक्ट कर रहा था, तभी अकस्मात उसके फैमिली में कुछ इमरजेंसी है, इसलिए उसको जाना पड़ा। और फिर उसने डिसाइड किया कि मैं थोड़ा फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगा। ये होने के बाद मूवी तो रिलीज़ हो गया, लेकिन उसने जो कुछ भी कट किया था या फिर उसने जो कुछ भी बना के रखा हुआ था, या उसके दिमाग में जो चीज़ था कि मुझे ऐसे मूवी दिखाना है, वो वैसे ही करके वापस पब्लिक को हम दिखाएंगे। ये सोच के वो बोला कि चलो ठीक है, अपन अपने टाइप के हिसाब से कट करके लोगों के पास वापस ला कर देंगे। लेकिन भाई उसमें क्या फ़ायदा जब मूवी पहले लोगों ने देख लिया है, वापस वही मूवी क्यों देखेंगे। स्टोरी में चेंज है क्या? बिल्कुल भी नहीं। कैरेक्टर्स चेंज है क्या? आज बात नहीं। तो काहे को फिर देखेंगे लोग? आज बात नहीं देखेंगे ना, वो तो बोरिंग लग गया फिर लोगों को, है कि नहीं? इसलिए वो मूवी देखा नहीं। जितना बहुत थोड़ा मैंने उसके बारे में सुना, उसमें मेरे को पता चल गया मूवी की क्वालिटी क्या है। लेकिन एनीवेज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं नहीं आज हम बात करने वाले हैं आर्मी ऑफ द डेड मूवी के बारे में, जिसको डायरेक्ट और राइटर भी रह चुके हैं जैक स्नाइडर। होप्स ज़्यादा थे। जब मैंने ट्रेलर देखा हुआ था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार बहुत ही आउटस्टैंडिंग मूवी होगा, मज़ा आएगा ये मूवी देखने में। मुझे मालूम था ये जॉम्बीज़ का मूवी है, और यूजुअली मैं जॉम्बीज़ मूवी के लिए ऐसा कुछ वेट करता नहीं, क्योंकि बहुत ही इलॉजिकल और कुछ नहीं होता उसके अंदर। बंडल सिर्फ एक्शन होता है, सिर्फ इधर से भागो उधर से भागो, ये काटेंगे वो काटेंगे, अनवांटेड चिल्लाना और कुछ नहीं। तो बहुत ही बोरिंग लगता है वो फिल्म ऐसे देखने के लिए। मतलब जहाँ पे दिमाग लगाने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। और इसके ऊपर भी बहुत सारे वीडियो गेम्स आए हैं। मैंने अभी तक एक भी गेम इसके ऊपर खेला नहीं है। आई थिंक मैंने सिर्फ एक ही गेम खेला था उसके बारे में, जो था लास्ट ऑफ अस। उसका एनिमेशन बहुत ही अच्छा था, तो इसलिए वो खेलने में मज़ा आया। लेकिन ऐसे पहले भी मूवीज़ बहुत आए हैं, गेम्स आए हैं जो मैंने ज़्यादा देखे नहीं हैं। 1 या 2 ही देखे होंगे अभी तक। लेकिन यहाँ पे मुझे जैक स्नाइडर का फिल्म है और इसके अंदर डेव बटिस्टा होने की वजह से मुझे ऐसा लगा कि इस फिल्म के अंदर बहुत ही एक अलग लुक होगा। एक्शन, मतलब एक्शन पैक्ड मूवी होगा। और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। और आउटस्टैंडिंग VFX। तो मैंने सोचा चलो भाई प्ले करते हैं मूवी, देख लेते हैं क्या है क्या नहीं इस मूवी के अंदर। तो इसका रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये मूवी की कहानी क्या है ये बता देता हूँ, ताकि आपको एक थोड़ा बैकग्राउंड मिल जाए। मूवी की कहानी बहुत ही सिंपल है। स्टार्टिंग में हमें यही दिखाते हैं कि कुछ आर्मी वाले कुछ कंटेनर लेकर कहीं जा रहे हैं, और अचानक से उनके बीच में एक्सीडेंट हो जाता है, और वो भी इलॉजिकल कपल्स की वजह से, जो अपना हनीमून मनाने के लिए जा रहे हैं लास वेगास, जस्ट न्यूली मैरिड कपल्स। और वो लोग ठोक देते हैं ये आर्मी वालों को, जो इलॉजिकल दिखाया। लेकिन एनीवेज व्हाट एवर इट इज़, वो स्टोरी है, हमें उससे कुछ लेना देना है नहीं। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि इसके अंदर कुछ लॉजिक नहीं होते ऐसे काइंड ऑफ मूवीज़ के अंदर खास करके। तो उस कंटेनर के अंदर जॉम्बी होता है। जैसे वो लोग क्वारंटाइन करके लेके जा रहे होते हैं। अभी क्वारंटाइन तो हमारे लिए कुछ नया चीज़ तो है नहीं, हम लोग उसी के अंदर चल रहे हैं। लॉकडाउन क्वारंटाइन गए 1-1.5 साल से वही चीज़ चल रहा है, तो लोगों के लिए नया नहीं होगा। लेकिन आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों क्वारंटाइन के अंदर लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो एक लाइव जॉम्बी है, जो आर्मी वालों को भी पता नहीं, वो खुद ही एक जॉम्बी को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। बस एक्सीडेंट होने के बाद वो जॉम्बी बाहर निकलता है, सारे आर्मी वालों को मारता है, और नियरेस्ट सिटी जो दिखाया है वो है यूनाइटेड स्टेट्स का लास वेगस, जिसे इकोनॉमिकली बहुत ही रिच
स्टेट माना जाता है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के लिए वो बहुत पैसा कमा के देता है लोगों को लूट के, क्योंकि वहाँ पे ढेर सारा कसिनो और ढेर सारे होटल, ढेर सारा फन चीज़ है। जो लोग बहुत छापते हैं पैसे, उन लोगों के लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। जबकि उसके बाजू में ग्रैंड कैनियन है, मेरे ख्याल से लोग उसको कम विजिट करने के लिए जाते हैं और कसिनो में पैसा उड़ाने के लिए ज़्यादा जाते हैं। अगर आप लोगों ने कंगना रनावत का क्वीन मूवी देखा है, जो हमेशा अपने पैसे कसिनो में लुटवा के आती है, वही सिटी लास वेगास। अभी क्या उसको मिल जाता है पूरा लास वेगास, तो वहाँ पे घुस के सभी लोगों को काट काट के ज़ॉम्बीज़ बनाने लगता है। और यही इसी का ही प्रोसेस हमें पूरे इंट्रोडक्शन में सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करते करते हमें दिखाया जाता है कि कैसे एक अच्छा खासा लास वेगास बन गया एक खंडर, वो भी ज़ॉम्बीज़ से भरा हुआ खंडर। तो फिल्म की शुरुआत ही यहाँ से होती है कि डेव बटिस्टा एक बर्गर रेस्टोरेंट में एक शेफ का काम कर रहा है और वहीं पे पहुंच जाते हैं मिस्टर तानाका, जिनका एक होटल था लास वेगास में। अभी ज़ॉम्बीज़ वाले ने अटैक करने के बाद तो सब कुछ छोड़ वाड़ के ऐसे ही भागना पड़ा, इसलिए उसका जो इंश्योरेंस कंपनी था उसने पहले से ही उसको सारा पैसा, जितना भी पैसा उसका लॉस हुआ है वो सारा रिम्बर्स करके दे दिया है। लेकिन अभी मिस्टर तानाका आकर यहाँ पे डेव बटिस्टा से कहता है कि होटल के बेसमेंट के एक वॉल्ट के अंदर, मतलब लॉकर के अंदर $200 मिलियन है, जो अनट्रेसेबल है और जिसको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं। तो अगर तू मुझे वो पैसे ला कर देगा तो मैं तुझे उसमें से $50 मिलियन तुझे दूंगा। अभी तुझे तुरंत डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसके बारे में सोच, एक टीम बना और मुझे बता कि तू कब रेडी होगा कब नहीं, और मैं तुझे बोलूँगा कि वो कौन से होटल में पैसे गड़े हुए हैं। अभी डेव के पास ज़्यादा वक्त भी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने 96 घंटे में उस लास वेगास का एरिया जितना वो ज़ॉम्बी से भरा पड़ा है उसके ऊपर एक लो इल्ड टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करने का, मतलब उसको परमाणु हथियार से उड़ा डालने का, मतलब सारे ज़ॉम्बीज एक ही टाइम में खलास। अभी क्योंकि उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं इसके बारे में सोचने के लिए, तो वो जल्द से जल्द एक टीम बनाने की कोशिश करता है। वही अपने पुराने खिलाड़ियों के पास जाकर मिलता है और उनको बताता है कि क्या है प्लान। तो डेव एक टीम इकट्ठा करके पहुंच जाता है मिस्टर तानाका के पास, और तानाका से मिलने के बाद उसे पता चलता है कि उसे लास वेगास के अंदर जाना है होटल ब्लाय, जहाँ पे नहीं कर सकता है वो फ्लाई, क्योंकि वो एक एयर स्पेस रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। उसका मतलब वहाँ पे उड़ते नहीं जा सकते, लेकिन वहाँ से उड़ के बाहर आ सकते हो। और वो उनको इतने कॉन्फिडेंटली बताता है कि एक दूसरे होटल के टॉप पे एक अबेंडन्ड रेस्क्यू हेलीकॉप्टर है। मतलब आप लोगों ने अगर एक दूसरे के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट और कम्युनिकेट किया, मतलब आपको बस अंदर जाना है, वो वॉल्ट खोलना है, उसमें से पैसे निकालने हैं, वो एबरेंट हेलीकॉप्टर के अंदर जाना है, वहाँ पे वो पैसे डालकर वहाँ से मस्त में बाहर निकल कर आना है। तो बहुत ही सिंपल इन एंड आउट मिशन है, लेकिन भेंडी इन एंड आउट के चक्कर में सालों ज़ॉम्बीज़ काटेगा ना अपना बम। इतना आसान थोड़ी ना है वो सिर्फ अंदर गए और बाहर आ गए। अरे अक्खा एरिया ज़ॉम्बीज़ से भरा पड़ा है वहाँ पे, इतना आसान थोड़ी ना होगा वो। लेकिन कैसे वैसे करके डेव ने अभी तक 7 लोगों का टीम अरेंज करके रखा हुआ है। तो उसके टीम के अंदर 7 लोग हैं, उसमें से एक लॉकर खोलने वाला है, उसमें से एक हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली है ताकि उन लोग को बाहर लेकर आ सके, और बाकी के उसके बंदे जो ज़ॉम्बीज़ को मारने में नंबर 1 है। अब इसके लिए तो रेडी हो गया, लेकिन उसके अंदर घुसेगा कैसे, क्योंकि गवर्नमेंट ने लास वेगास के अफेक्टेड एरिया को क्वारंटीन करके रखा हुआ है एक 3 लेयर का कंटेनर लगाकर। तो उसके अंदर कोई भी इतनी आसानी से नहीं जा सकता, क्योंकि बाहर पूरे एरिया में तैनात होती है उनकी आर्मी। तो मिस्टर तानाका डेव को पूछता है कि तू भाई अंदर जाएगा कैसे। तभी डेव कहता है कि क्वारंटीन जोन के बाहर जो रेफ्यूजी कैंप लगा है उसके अंदर उसकी बेटी केट काम करती है और वो उसी की मदद से अंदर घुसेगा, जबकि वो केटी से ज़्यादा बात नहीं करता और ना ही केटी उससे बात करती है, क्योंकि केटी को गुस्सा था कि उसके बाप ने उसकी माँ को ठोक डाला। अब काहे को ठोक डाला, क्योंकि वो भी ज़ॉम्बी में टर्न हो रही थी, इसलिए उसको ठोकना पड़ा। लेकिन इसने ऐसे कैसे किया ये सोच के उसकी बेटी उससे बात नहीं करती। एनीवेज वो बाप और बेटी के बीच में ऐसा तो चलता रहता है, ये तो दुनिया के एंड होने तक चलते ही रहेगा। लेकिन प्यार कहीं ना कहीं तो हर एक इंसान को होता ही है, अपने बेटी से और बेटी को अपने बाप से। बस यही जब सब प्लान हो गया है, दूसरी तरफ उस रेफ्यूजी कैंप में हमारा इंट्रोडक्शन होता है गीता से, जो हुमा कुरैशी ने रोल प्ले किया है, और
एक ही देसी लड़की को जैक स्नाइडर ने इस फिल्म के अंदर लिया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट का रोल है उसका, और एंडिंग में 1 मिनट के लिए वो दिखती है। मतलब टोटल 5 मिनट के रोल के लिए एक इंडियन लड़की को लिया गया है। और जब पोस्टर में इसका फोटो डालते हैं तब पूरी इंडियन पब्लिक को ऐसा लगता है वाह, एक इंडियन उसके अंदर काम कर रही है, तो हमने तो ये फिल्म देखना ही चाहिए। अरे भाई, अगर तुझे इंडियन लेना था तो रेफ्यूजी करके काय को लिया बे, उसको कम से कम एक सोल्जर के रूप में तो लेता ना, बड़ा मजा आता, एक्शन देखने मिलता, स्क्रीन टाइम उसको ज़्यादा मिलता, मतलब हमारे इंडियन का भी कुछ अच्छा नाम बनता। लोग जब अक्खे वर्ल्ड में लोग बैठ के वो फिल्म देख रहे हैं तो कम से कम उनको अच्छा लगेगा। अरे भाई, कोई तो बाहर से आकर अच्छा एक्शन कर रहा है, लेकिन नहीं भाई, उनको तो रेफ्यूजी दिखाना, उनको तो यही दिखाना ना भाई, अपना देसी लोग कैसा कंगाल है। हाओ रे बाबा, ये तू 1 नंबर बोला रे बाबा। एनीवेज, रेफ्यूजी कैंप में जो लोग रहते हैं, हमें ऐसा दिखा है कि कभी कभी आदना मदना कोई ना कोई ऐसे वो अंदर घुस जाता है। लास वेगास के अंदर जो क्वारंटीन जोन है जहाँ पे ज़ॉम्बीज बैठे हुए हैं, लोग वहाँ पे जाते हैं और वहाँ से कुछ कहीं ना कहीं से पैसे चुरा लेकर आने की कोशिश करते हैं। इनमें इनकी मदद करती है एक लड़की जिसका निकनेम है कायोटी। अब सबको अपना अपना एक अच्छा फ्यूचर चाहिए, इसलिए वो सोचते हैं कि भाई चलो आजमा के देखते हैं अपना लक, देखते हैं कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कुछ पैसे का बंदोबस्त हो गया तो थोड़ा लाइफ सेट हो जाएगा। ऐसा ही सोच रखती है गीता, क्योंकि उसके 2 बच्चे हैं और वो सोचती है एक बार अगर मैं रेफ्यूजी कैंप से बाहर चली गई तो मेरे पास भी तो पैसे होने चाहिए अच्छा लाइफ सेट होने के लिए। और क्योंकि इन कसिनों में जहाँ पे ज़ॉम्बीज वालों ने अटैक करके रखा हुआ है उसके अंदर बहुत सारा पैसा है, तो कहीं ना कहीं अपना कोई ना कोई लक आजमा के मैं थोड़ा कुछ पैसा निकाल के बाहर ले आऊँगी और फिर अच्छे से सेट हो जाऊँगी और अपने बच्चों का ख्याल रखूँगी। यही सोच दिमाग में रख के गीता केट को ये चीज़ बताती है, लेकिन केट इस चीज़ को नहीं मानती और वो बोलती है कि अंदर ना जाए, क्योंकि वो ज़ॉम्बीज़ ने अगर तुम लोगों को पकड़ लिया ना भाई, तुम लोग भी ज़ॉम्बीज बन जाएंगे, तो पैसे का तो छोड़, तो अपना ज़िंदगी तेरे बच्चों के साथ भी बिता नहीं पाएगी। लेकिन ये सब हो जाने के बाद डेव अपने टीम के साथ वहाँ कैंप पे पहुँच जाता है और वो पहुँचने से पहले ही उसने अपने बेटी के साथ बात किया होता है कि भाई ऐसा ऐसा है, मुझे अंदर जाना है और मुझे थोड़ा पैसा कमाना है और उसमें से तेरे को भी थोड़ा कुछ कट दूंगा जिससे तू अपना स्कूल कंप्लीट कर सकती है और इन रेफ्यूजी बच्चों को तो एक अच्छा लाइफ भी दे सकती है। इस लालच से या फिर आशा से वो अपने बाप को हाँ बोल देती है। और वैसे भी वो अपने बाप को जानती है कि उसका बाप ज़ॉम्बीज को बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि वो पहले ही ज़ॉम्बीज को मार चुका है, तो उसके लिए कुछ नया जॉब नहीं है। इसलिए जब डेव की टीम वहाँ पे पहुँच जाती है तो वो कायोटी से इंट्रोड्यूस करा के देती है और बोलती है कि आप लोग इसका हेल्प लेकर अंदर जा सकते हो। लेकिन उसी वक्त उसको पता चलता है कि गीता के बच्चे रो रहे हैं और गीता के बच्चों से बात करके पता चलता है कि उनकी माँ तो अंदर चली गई और जो एक बार अंदर चला गया वो वापस बाहर नहीं आता। सभी नहीं आते, कुछ ही आते, पर क्या उन कुछ में वो गीता होगी, इसका कोई गारंटी नहीं। अब क्योंकि गीता के बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उस कैंप में रहने वाले सारे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी है, ऐसे केट को लगता है। इसलिए ये सोच के वो अपने बाप के पास जाती है और अपने बाप को बोलती है कि तुम अगर अंदर जा रहे हो तो मुझे भी लेके जाओ, क्योंकि मेरी दोस्त गीता अंदर है और मैं उसे ले आना चाहती हूँ बाहर। वाह, व्हाट अ स्टोरी, इसको बोलते हैं स्टोरी। अपने बाप के लाख मना करने के बावजूद भी वो अपने बाप को बोलती है अगर तू नहीं ले गया तो मैं अंदर खिसक के आ जाऊंगी, लेकिन अगर तू मुझे ले गया तो मैं तेरे साथ रहूंगी और मैं सेफ रहूंगी क्योंकि तू मेरा ख्याल रखेगा। वाह, क्या इमोशनल अत्याचार है उस बेचारे बाप पे। बेचारे बाप लोगों को किस किस चीज़ से गुजरना पड़ता भाई। और अभी ये 7 लोगों की टीम बन जाती है 10 लोगों की टीम के अंदर, क्योंकि एक बंदा बलि के रूप में आता है। अब बलि क्यों चढ़ानी है उसकी, क्योंकि इस फिल्म के डायरेक्टर जैक स्नाइडर ने सोचा कि भाई इन येड़े ज़ॉम्बीज को सिर्फ उड़ाते हुए क्या मजा आएगा, कुछ अच्छे ज़ॉम्बीज को अपन उड़ाएंगे ताकि उसमें भी कुछ नया मजा आएगा। मतलब ऐसे ज़ॉम्बीज जो है ज़ॉम्बीज लेकिन वो सोच सकते हैं, वो एक लीडर को फॉलो कर सकते हैं, उनके बीच में एक लीडर बन सकता है। और वो लीडर और कोई नहीं, जब आर्मी के ट्रक की एक्सीडेंट होती है और वो जिन्हें ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं वो होता है वही बंदा, इस फिल्म का मेन विलन, जिसे लोग बोलते हैं अल्फा। अल्फा मतलब लीडर, तो वही होता है इस लास वेगास के अंदर इन सारे ज़ॉम्बीज का लीडर। और क्योंकि कायोटी हमेशा अंदर जा रही होती है इसलिए उसको पता चल गया होता है कि अगर आप लोगों को इन स्मार्ट ज़ॉम्बीज के बीच में अगर सर्वाइव होना है तो उन्हें एक इंसान की बलि चढ़ानी पड़ेगी। उस बलि से क्या होगा कि वो उस इंसान को ले जाएंगे
उसको काटेंगे और उसको उनमें का एक बनाएंगे ताकि उसका दल बढ़ता रहे। अभी दल बढ़ा के कौन सा आचार बनाने वाला है क्या मालूम, उन चूतियों को क्या मालूम कि गवर्नमेंट उनके ऊपर न्यूक्लियर बम डालने वाली है। और हमें इस फिल्म के अंदर बहुत प्राउडली कायोटी ये कहते हुए दिखाया है कि हम इंसानों को लगता है कि ज़ॉम्बीज अंदर फंस गए हैं या फिर हमने उनको लॉक करके रखा है, हमने उनको क्वारंटीन करके रखा है, लेकिन ज़ॉम्बीज को ऐसे लगता है कि ये हमारा किंगडम है। वाह, इतना चूतिया किंगडम है, ऐसा किंगडम से अच्छा फ्रीडम अच्छा है। और ऐसे करके ये 10 लोग इस क्वारंटीन जोन के अंदर घुस जाते हैं। बस इतनी सी है इसकी कहानी। अब इस फिल्म में देखने लायक यही चीज़ है कि क्या वो सब पैसे ला पाएंगे, क्या केट को गीता मिलेगी, और सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात, क्या वो जिंदा रहेगी या डायरेक्टर ने मार दिया उसको यहाँ पे। तो बस यही है इसकी कहानी। आपको ये मूवी बस देखना है और ये समझना है कि इस मूवी के अंदर क्या होता है क्या नहीं। तो इस मूवी में देखने लायक सिर्फ और सिर्फ है एक्शन और एनिमेशन, उसके अलावा इस फिल्म के अंदर कोई कहानी नहीं। और ये 2 घंटे 28 मिनट का जो फिल्म है, मतलब इसके अंदर और एक आधा घंटा ऐड कर दो ना, पूरा 3 घंटे का फिल्म हो जाएगा ये। लेकिन इतना बोरिंग और इतना पथेटिक लगता है कभी कभी, तो इतना ओवर एक्टिंग है इस फिल्म के अंदर, मतलब ऐसे लगेगा ही नहीं कि चला फिल्म देख रहे हैं, ऐसे लगता है कोई नाट्य देख रहे हैं, मतलब ड्रामा चल रहा है यहाँ पे भिंडी। तो मेरे लिए तो इतना बोरिंग था कि मैं ऐसे बोला कि भाई काय को वेट किया बे इस चूतिया मूवी के लिए। मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया, पूरा दिमाग हट गया मेरा मूवी देखकर। लेकिन मेरे को ऐसा लगाना कि चलो ठीक है, आगे कुछ अच्छा मिलेगा, कुछ अच्छा देखने के लिए मिलेगा, कुछ अच्छा होगा, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। टोटल बोरिंग। मैं सिर्फ और सिर्फ एक्शन के लिए बैठा रहा। लेकिन सच कहूँ तो वो जब एक्शन सीन चलता ना, और वो जब गोलियां बरसाने लगते हैं वो बंदूकों में से, ऐसा दिमाग हटता है, क्योंकि वो पूरा फ्लैश और बंदूक में से निकलने वाली गोली की आग वो हमारे आंखों में ऐसे चमचमाते हुए आती है कि हमको ऐसे थोड़ी देर के लिए हम खुद ही अंधे हो गए ऐसा लगता है। तो वो साला एक्शन भी ढंग से देखने के लिए मिलता नहीं। और जिस बंदे के लिए मैं खास ये फिल्म देखने के लिए गया था, डेव बटिस्टा, जो एक WWF WWE का प्लेयर है, मुझे ऐसा लगा था इस फिल्म के अंदर भर भर के एक्शन होगा, जहाँ पे पंच मारेगा, उठा के फेंकेगा, पटकेगा, हड्डी वड्डी तोड़ेगा, गर्दन वर्दन तोड़ेगा, हाथा वाता खोलेगा, ऐसा कुछ तो ज़बरदस्त करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है ये फिल्म बनाया ही क्यों। डॉन ऑफ द डेड, ये जैक स्नाइडर का सबसे पहला मूवी जो उसने बनाया था हॉलीवुड इंडस्ट्री में। मेरे ख्याल से उसको ऐसा लगा कि भाई अभी कुछ नया करेंगे, अच्छा करेंगे ना, तो लोगों को पसंद आएगा। एनिमेशन बहुत अच्छा किया है, मानता हूँ मैं वो चीज़। और उसने पूरा सीन, पूरा सिनेमेटोग्राफी जो बताया वो बहुत ही बढ़िया बताया। लेकिन ये जो पूरा कंसेप्ट है वो इतना घटिया और इतना बोरिंग है, वो देखने का मन ही नहीं करता है। और दूसरी चीज़ तो कितनी बार, तो हम जब भी बोलेंगे सिनेमेटोग्राफी के बारे में या फिर एंगल सेटिंग के बारे में, कि अलग अलग एंगल से शॉट होना चाहिए, कभी इंसानों को नज़दीक दिखाना चाहिए, कभी दूर दिखाना चाहिए, स्क्रीनशॉट कैसे मूव होना चाहिए, काफ़ी जगह पे अच्छी है, लेकिन काफ़ी जगह पे तो इतना दिमाग को शॉट, मतलब ऐसे लगता है कि हमारे आँखों में प्रॉब्लम है, क्योंकि वो पूरा फेड कर देता है। मतलब एज स्क्रीन पे अगर आप ये मूवी देखने के लिए बैठोगे ना, तो कई बार देखना कि एज स्क्रीन में आपको काफ़ी सारे कैरेक्टर्स के साथ पूरा एनवायरनमेंट ऐसे ब्लर हुआ दिखता है। वो चाहता है कि ऑडियंस बीच में फोकस करे, लेकिन भूतनी के अगर तू पूरा साइड का ब्लर करेगा तो हम लोग अंधे हो जाएंगे ना। तू ढंग का देखा ना, तो कलर ग्रेडिंग अच्छा कर, कुछ कैरेक्टर को उस हिसाब से खड़ा कर, मतलब बहुत सारे अलग अलग टेक्निक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ ब्लर करने का, अलग अलग तरीके से फ्लैश मारने का, एक्शन में कुछ नहीं दिखाने का, बस इतना ही चीज़ किया है इस फिल्म के अंदर। इसलिए मेरे लिए तो ये बिल्कुल भी देखने लायक फिल्म नहीं था। तो अगर आप जैक स्नाइडर के पंखे हो और उसके सारे मूवीज़ आपको पसंद आते हैं, तो मैं कहूँगा कि भाई जाओ देख लो मूवी। लेकिन ये मेरे लिए टोटल 2 घंटे 28 मिनट का टोटल वेस्ट ऑफ टाइम था। ना स्टोरी ना कोई एक्शन। एंडिंग शॉट में थोड़ा एक एक्शन है बटिस्टा और वो अल्फा के बीच में, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का है, 1 या 2 मिनट का है, वो भी हेलीकॉप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को घूंसे मारते हैं। वो उसका हड्डी तोड़ता है और बाद में डेव उसको फाइनली उड़ा डालता है, लेकिन उड़ाने से पहले खुद वो ज़ॉम्बी के पास से कटवा लेता है। तो अभी आगे क्या होगा ये भी देखने लायक है। तो यहाँ पर मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ बता दिए हैं, लेकिन कुछ चीज़ आप लोगों के लिए छोड़ा है, तो वो आपके ऊपर है कि क्या वो पैसे निकाल पाते हैं। अगर निकाल पाते हैं तो क्या वो वहाँ से बाहर निकल पाते हैं, क्योंकि पैसे तभी बाहर निकलेंगे जब आप उसे निकाल के लाओगे।
तो ऐसे बहुत सारा फन चीज़ है। वैसे ओके ये इतना कुछ खास नहीं, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि ठीक ठाक मूवी है। तो अगर ओवरऑल इस फिल्म के बारे में देखने के लिए गए तो इतना कुछ ज़बरदस्त नहीं हो, और इस फिल्म के अंदर जो खास करके ये लड़कियों को लिया हुआ है, ये सिर्फ नाम के लिए लिया हुआ है, इनका इसके अंदर कोई मेजर रोल नहीं है। सिर्फ एक का ही मेजर रोल मुझे ऐसा लगता है कि वो जो हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली है वो ही है। उसके अलावा बाकी सब लोग तो यूजलेस है, सिर्फ दिखाने के लिए दिखाया। मतलब ये पीआर टीम और मार्केटिंग टीम का दिमाग चलता ही है ऐसा कि भाई एक आध दो अच्छी लड़कियों को दिखा दे, मतलब मूवी का सेल अच्छा हो जाएगा। इतने से ही काम चलने वाला है नहीं बॉस। अभी लोगों को है ना बहुत कुछ है देखने के लिए ऑनलाइन, और अभी लोगों का होराइजन भी बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट से सोचने के लिए लगे हैं। तो लोग इतने से चूतिया नहीं बनने वाले हैं। तो इसके लिए अगर जब मूवी बनाते ना थोड़ा अच्छा ढंग का बनाओ, और अगर इंडियन पब्लिक को लेना इच्छा ना तो अच्छा स्क्रीन टाइमिंग दो और अच्छे रोल्स दो। ये चूतिया वाले रोल्स मत दो कि जहाँ पे एक छोटा मोटा कोई रेफ्यूजी या फिर ये या फिर वो ऐसे कुछ दिखा दिया, छोटा मोटा ऐसे लेबर वेबर में दिखा दिया, या फिर ये एजेंट वो एजेंट ऐसे दिखा दिया। ऐसा मत दो रे, कोई अच्छा लीड रोल जैसा दो। जैसे लाइफ ऑफ पाई में पूरा फिल्म बेस्ड था इरफान खान के ऊपर। इवन टेनेट मूवी में भी उसने बहुत अच्छा रोल दिया था डिम्पल कपाड़िया को। मानता हूँ इतना कुछ ज़्यादा स्क्रीन टाइमिंग नहीं है, लेकिन उसने भी वही गेम इसलिए खेला था उसने कि ताकि इंडियन पब्लिक बैठ के देखे वो फिल्म। और वैसे भी उसका रोल उसके अंदर अच्छा था, एक अच्छा इम्पोर्टेंट रोल दिया था इस टेनेट फिल्म के अंदर, जहाँ पे वो एक बहुत बड़ा कंसेप्ट ओपन करती है लीड रोल के लिए। जो नॉन इंडियंस है उनकी बात कर रहा हूँ। ऐसा हो सकता है कि भाई इंडियंस है, हाँ क्या ठीक है, क्या चलो यही रोल है, हाँ क्या बोलेगी, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बोलेगी, लेकिन वो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बोल जाती है वहाँ से। तो वो एटलीस्ट ऐसा कुछ दो इंडियन पब्लिक को। लेकिन सिर्फ ये पीआर स्टंट मत करो। आजकल सब पीआर स्टंट और शो ऑफ हो चुका है ये इंडस्ट्री, और वैसे भी पहले भी वही था। हम पहले काफ़ी सारे अच्छे मतलब की चीज़ निकलते थे, अभी तो बेमतलब कोई भी सिर्फ पीआर स्टंट के लिए चीज़ें निकालता है और पब्लिक को येड़ा बनाते हैं। पब्लिक येड़ा बनता है तो पब्लिक को येड़ा बनाओ, और पब्लिक भी आजकल बहुत शाना हो गया, वो येड़ा बन के पेड़ा खाता है और कुछ नहीं। और अगर आप लोगों ने जैक स्नाइडर की पुरानी फिल्म्स देखे हैं, जैसे कि 300, मैन ऑफ स्टील, जस्टिस लीग, सकर पंच, सुसाइड स्क्वाड, इस फिल्म के अंदर ऐसा लगता है कि सब कुछ मिक्स कर दिया। मतलब मैन ऑफ स्टील का कलर ग्रेडिंग यूज कर दिया, जस्टिस लीग के विलन्स को एक नया रूप दे दिया, सकर पंच और सुसाइड स्क्वाड का कॉमेडी टाइमिंग यूज कर लिया। कॉमेडी से याद आ गया मुझे, तुम लोग एक ज़ॉम्बी से भरे हुए इलाके में हो, किसको कॉमेडी सूझेगा रे। मतलब कई बार तो ऐसे दिखाया ना, इतने लंबे लंबे शॉट, इतने अनवांटेड शॉट, जहाँ पे वो जो हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली है वो उसको बोलते कि भाई हम लोग इतने इंपॉर्टेंट लोग हैं, मतलब उस चूतिए से मैं इंपॉर्टेंट हूँ, लेकिन वो चूतिया यहाँ पे काय को है, ये शायद हमारे ऊपर नजर रखने के लिए है। वो लॉकर ओपन करने वाला इतना बड़ा हो गया क्या, अरे मतलब क्या येड़ेगिरी है रे। और फिर जहाँ पे जनरेटर चालू करना है वहाँ पे बाप बेटी का चालू हो गया कि क्यों तू बात नहीं करती, क्या ये है। और वो बोलती है मैं इसकी वजह से बात नहीं करती हूँ। फिर वो बोलता है मुझे रेस्टोरेंट खोलने का है तो अच्छा पढ़ाई कर। अरे हे भगवान, मतलब ऐसा दिमाग का लोड है ना वो, मतलब इतना बोरिंग बीच में वो सारे शॉट्स डाले हुए हैं। और हद तो यहाँ पे हो जाती है जब वो वॉल्ट को खोलने से पहले एक एरिया, एक स्पेस आता है, मतलब जहाँ पे वो केज होता है, वो केज से वो वॉल्ट के बीच में थोड़ा गैप है। उस गैप के अंदर बहुत से अलग अलग ट्रैप्स है, लेकिन उस ट्रैप को एक्टिवेट कैसे करने का ये आपने सोचना चाहिए, ऐसे वो तनाका बोलता है इन लोगों को। इसलिए ये लोग अलग अलग बधिर ज़ॉम्बिस को लेकर आते हैं और ट्रायल करने के लिए लगाते हैं। इसमें इतना टाइम पास, मतलब टाइम इतना वेस्ट किया है। वो जितना टाइम वेस्ट किया है ना, अगर उतना टाइम में अगर वो अच्छा एक्शन, ढंग का एक्शन दिखाता था ना तो मज़ा आता था। अगर आप लोगों ने जॉन विक में मूवी देखा होगा ना, आप लोगों को पता चल गया रहेगा भाई वो फिल्म के अंदर सिर्फ एक्शन है, एक्शन। वो फिल्म का स्टोरी और वो फिल्म का एक्शन देखोगे ना, माइंड ब्लोइंग है। लोगों ने वो एक्शन देखने के बाद लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई है। वहाँ पे आप लोगों की आंखों में ना वो बिजलियाँ चमका चमका कर अंधे नहीं किए हैं। एक्शन देखना होता है लोगों को कि कैसा कर रहा है कैसे नहीं करके। इतना रियल फील दिखा है उस फिल्म के अंदर कि लोगों को इंटरेस्ट आता है वो एक्शन देखने में। तो बस इस पॉडकास्ट में इतना ही। मेरे को जितना बोलने का था मैंने आप लोगों को उतना बोला। मेरे को थोड़ा बहुत म्यूज़िक इसमें से थोड़ा पसंद आया, मतलब जो
सीन को इंटेंस वेंटेंस बनाते वो थोड़ा पसंद आया। कुछ नया चीज़ नहीं है, मतलब इतना कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो बिल्कुल भी नहीं है, ऑर्डिनरी भी नहीं है ये फिल्म, मतलब टोटल डिजास्टर मूवी है। अगर आप लोगों को देखना होगा मेरे व्लॉग को, तो आप मेरे व्लॉग को भी देख के समझ सकते हो कि कौन से कैरेक्टर से कैसा है और इसका एम्बियंस कैसा है, इसका लुक कैसा है, इसका कलर ग्रेडिंग कैसा किया कैसे नहीं। तो आप लोग जब व्लॉग देखोगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन एनीवेज एटलीस्ट मैंने कोशिश किया कि आप लोग जब ट्रैवल कर रहे हो, आप लोग जब अपने बिजी स्केड्यूल में बहुत बिजी हो, अब मतलब ये कोरोना में हमें आजकल तो बिजी नहीं है, लेकिन लोग पेशेंट ज़्यादा हैं, बिजी कम है। ये जो अच्छे हैं वो अच्छे हैं, लेकिन जो नहीं है उनके घरों में क्या बीत रही है वो सिर्फ वो ही जान सकते हैं, वो हम सोच भी नहीं सकते। मतलब हम उसमें से गए नहीं तो हम लोग को वो फीलिंग ही नहीं आएगी, लेकिन जो लोग उसमें से गुजर रहे हैं तो हम उनका दर्द समझ सकते हैं। और ऐसे ही लोगों के लिए मैंने सोचा है कि जो लोग बिजी होते हैं, अपने स्केड्यूल में से टाइम नहीं निकाल पाते व्लॉग वगैरह देखने के लिए, या फिर पूरे दिन वो कंप्यूटर और टीवी के सामने बैठ बैठ के वो आंखें ख़राब करने से अच्छा ये है कि कभी कभी कुछ अच्छा सुन भी लो, गाने भी सुन सकते हो और कभी कभी हमारे जैसे लोगों के पॉडकास्ट भी सुन सकते हो। वैसे तो लोग इसको पॉडकास्ट कहते हैं, लेकिन मेरे लिए वो पॉडकास्ट कम और रेडियो ज़्यादा है। तो एनीवेज आई होप आप लोग सब लोग ठीक हैं, ख्याल रखो, मास्क पहना करो, सैनिटाइज करो। मेरे ख्याल से मेरे को बताने की ज़रूरत ही नहीं, मैं स्टार्टिंग में बहुत बोलता था, अभी मैंने फ़िलहाल बंद कर दिया है क्योंकि लोगों को अभी समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ये सीरियस है। एक बार थर्ड वेव या फोर्थ वेव का हवा ले लिया ना इसने, आखे गाँव के गाँव या शहर के शहर गायब होंगे। तो इसलिए सीरियस रहो, और मेरे ख्याल से सीरियस हो ही गई है पब्लिक। बट एनीवेज आई डोंट वांट टू स्ट्रेस यू आउट बाय टॉकिंग ऑल अबाउट दैट, बट जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई होप यू कीप योर सेल्फ सेफ, बी स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट एंड अच्छा कंटेंट देखो। अच्छे कंटेंट देखकर अपने दिल, दिमाग और आँखों को सुकून दो। तो आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे दूसरे ब्लॉग में। टिल देन टेंशन लेने का नहीं, माँ बाप को परेशान करने का नहीं, अनबाजों वाले को अजीब बात छेड़ने का नहीं। अगर मेरे चैनल पे से आपको कोई भी कंटेंट पसंद आता है तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब 110% करो। और सब्सक्राइब होने के बाद ना वो एक घंटा होता है उसको बजाने का, उसको बजाने के बाद तुरंत एक आजकल एक नया आइकन निकलता है, उसमें से ऑल सेलेक्ट करने का। उसका मतलब यही है जब भी मेरा कोई भी कंटेंट मेरे चैनल पे आता है तो पहला नोटिफिकेशन, सूचना आपके यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाता है। और अगर आप लोग अपने आप को 30 मार्क खान समझते हो और मेरा कोई भी कंटेंट को अनलाइक करते हो तो वहाँ पे कमेंट सेक्शन दिया हुआ है, वहाँ पे कमेंट करके ज़रा मुझे बताओ आपको क्या पसंद नहीं आया, ताकि मेरे को भी पता चले कि माँ की किरकिरी तुम लोगों को होना तो क्या होना भाई। जा माँ हिला रे, बाजाल रे, बस आया था। बहुत बात किया मैंने आज, लेकिन एनीवेज चलो आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे दूसरे ब्लॉग पे। टिल देन बाय बाय।